एडवर्ब के पार्ट 16 में, और यह अंतिम पार्ट है, पार्ट 16 में हम यूजेज ऑफ इन्वर्सन लेकर के आए। इसमें हम समझेंगे कि इन्वर्सन क्या है। यह कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो एडवर्ब में ही पढ़ना है। यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में एडवर्ब्स जैसे नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर बिफोर से हो, प्रारंभ ही हो इन एडवर्ब से, तो उस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इसको आप इन्वर्जन भी पढ़ सकते हैं, इन्वर्सन भी पढ़ सकते हैं। जैसे नेवर शुरू में आया है तो नेवर डज ही। अब देखिए क्या है कि नेवर के बाद जो वाक्य आ रहा है, जिस टेंस में हो, उसका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आता है और तब उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो इसी प्रयोग को इन्वर्जन कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब इन एडवर्ब्स का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो जाए और उसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वह पहले आ जाए और सब्जेक्ट उसके बाद आए, तो इसी प्रयोग को हम इन्वर्जन कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कॉमन मिस्टेक्स में पूछता है। आई नेवर बिफोर हैव आई, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैव पहले निकल गया। हैव आई मेट योर ब्रदर। सेल्डम हैड आई सीन, सेल्डम के साथ आ रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड पहले निकला, तो सेल्डम हैड आई सीन सच ए लवली चाइल्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। मतलब जब वाक्य में एडवर्ब्स का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो और उसके बाद जो आने वाला वाक्य है उस वाक्य से हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आए और तब सब्जेक्ट बाद में, तो इसी प्रयोग को हम कहते हैं इन्वर्जन। अब देखिए कौन कौन से शब्द के साथ इन्वर्जन होते हैं। पहला आपने देखा नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर बिफोर। अगला देखिए, आप पढ़े होंगे कंजंक्शन में, नो सूनर के साथ देन, स्कार्सली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन। इसके अलावे वनली बाय या वनली के साथ समय सूचक शब्द या सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे सो क्लियरली, सो आ गया, सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियरली। डिड आई, देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट नो कंफ्यूजन वाज लेफ्ट। तो सो स्कार्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, तब सब्जेक्ट आया, तो इसी प्रयोग को इन्वर्जन कहते हैं। वनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही, देखिए सब्जेक्ट ही यहां पर है, तो इसके पहले पास्ट इंडिफिनिट में है तो डिड निकाले। डिड ही गेट सक्सेस। वनली लास्ट ईयर, वनली के साथ देखिए क्या है, वनली के साथ समय सूचक शब्द, वनली लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे, समय सूचक शब्द। डिड हिज फादर डाइड, डिड हिज फादर डाई, क्योंकि यहां डिड है तो डिड है तो वर्ब पहला रूप में आ जाएगा। अब नो सूनर तो पढ़ाए हुए हैं, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल गई, तो उस वाक्य को हम नो सूनर देन से ही बनाए थे, स्कार्सली व्हेन से भी और हार्डली व्हेन से भी, और तीनों का प्रयोग एक ही तरह से होता है। जैसे देखिए नो सूनर डिड ही, यहां पर देखिए पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य है तो डिड पहले आ गया। नो सूनर डिड ही रीच हियर देन द रेन स्टॉप्ड। अब इसमें आप स्कार्सली व्हेन भी ला सकते हैं, तो स्कार्सली डिड ही रीच हियर, और स्कार्सली रहेगा तो व्हेन। हार्डली डिड ही रीच हियर व्हेन, हार्डली के साथ भी व्हेन।
द रेन स्टॉप्ड। तो आपने देखा कि इन के साथ भी जो है सो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। सच या टू सच एन एक्सटेंट या टू सच ए डिग्री या टू सच ए पॉइंट या टू सच ए लेंथ या टू सच एक्सटेंट्स या टू सच लेंथ्स के साथ भी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सच वाज हिज बिहेवियर, सच के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह टू बी वर्ब के रूप में है, होना क्रिया है। तो सच वाज हिज बिहेवियर दैट नोबडी लाइक्ड हिम, यहां इन्वर्जन हो गया। टू सच एन एक्सटेंट हैज द पीएम एनालाइज्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन। टू सच एन एक्सटेंट मतलब इतने हद तक, इतने विस्तार तक। नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो वर्ब्स जोड़ा गया हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग पढ़ाए हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो वर्ब्स को जोड़ा गया हो तथा नॉट ओनली वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य के प्रारंभ में हो तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नॉट ओनली के साथ, जैसे नॉट ओनली राहुल रेड, रेड है V2 है, नॉट ओनली राहुल रेड, देखिए इन्वर्जन नहीं किया तो गलत हो गया। नॉट ओनली राहुल रेड बट ऑल्सो रोट, बट ऑल्सो रोट, तो यह गलत हो गया क्योंकि यहां पर आपको इन्वर्जन करने की जरूरत थी। तो सही क्या होगा, नॉट ओनली डिड राहुल, देखिए इन्वर्जन आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब निकल गया। तो नॉट ओनली डिड राहुल रीड, अब रीड पढ़ेंगे क्योंकि इट डिड लगा हुआ है, तो डिड के बाद वर्ब पहला रूप में, बट ऑल्सो रोट, यह सही हुआ। तो इसमें देखिए कि नॉट ओनली आगे निकला हुआ है, दो अलग अलग वर्ब है, रीड है और राइट दो वर्ब है। तो ऐसे प्रयोग में जो है सो इन्वर्जन का प्रयोग नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ किया जाता है। स्थान बताने वाले महत्वपूर्ण जो एडवर्ब्स होते हैं, स्थान बताने वाले मिलकर के जो बनते हैं उनको एडवर्बियल एक्सप्रेशन कहा जाता है, एडवर्बियल्स। तो स्थान, स्थान प्लेस, प्लेस बताने वाले महत्वपूर्ण एडवर्बियल एक्सप्रेशंस के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे एलोंग प्लस प्लेस हो गया, तो जिसे एलोंग द गार्डन, तो यही हो गया आपका एडवर्बियल्स, इसी को एडवर्बियल्स कहेंगे। अंडर द ट्री, अंडर के साथ प्लेस आ गया, तो इसको कहा जाता है एडवर्बियल्स एक्सप्रेशन। मतलब प्रीपोजिशन के साथ प्लेस वाला शब्द जो आ जाता है तो उसको हम एडवर्बियल्स कहते हैं। तो प्रीपोजिशन अंडर लगा हुआ है, इसमें एलोंग लगा हुआ है, तो कोई पूछेगा कि एडवर्बियल्स का है, तो प्रीपोजिशन के साथ प्लेस अगर आएगा तो उसको हम एडवर्बियल्स कहेंगे। तो इसमें कौन कौन था, एलोंग प्लस प्लेस, राउंड द कॉर्नर, अंडर के साथ प्लेस, आउटसाइड के साथ प्लेस, 5 माइल्स बियॉन्ड द प्लेस, इन द वैली, ऑन ए हिल, इस सबको हम कहते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, एडवर्बियल्स। इसके साथ भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे अंडर द ट्री वेयर सीटिंग राहुल एंड सोहन, एंड सोहन, अंडर द ट्री वेयर सीटिंग राहुल एंड सोहन, तो राहुल एंड सोहन के अनुसार तो वेयर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इन्वर्जन का प्रयोग हुआ। Along the garden were walking the girls, तो देखिए along the garden के बाद भी आपका एडवर्बियल्स जो आया, उसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग हुआ। तो इन्वर्जन का मतलब आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो एडवर्ब वाक्य के शुरू में आते हैं तो उस एडवर्ब, कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जिसके बाद वाक्य का हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आएगा, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, तो उस प्रयोग को हम इन्वर्जन कहते हैं।
नो एक्सप्रेशन से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेज विल दे कम हियर। तो आपने देखा अंडर नो सर्कमस्टांसेज के बाद हेल्पिंग वर्ब आया पहले, तब सब्जेक्ट आया। तो नो एक्सप्रेशन से कौन कौन से ऐसे शब्द समूह हैं? अंडर नो सर्कमस्टांसेज, एट नो टाइम, इन नो टाइम, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट। ये सब जब जो टाइम बताने वाले एक्सप्रेशंस हैं उसमें नो का प्रयोग रहेगा और उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। सो नाइदर नॉर से प्रारंभ होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट देयर, वह वहां गया। सो डिड आई, इसलिए मैं भी और मैं भी गया। तो यहां पर देखिए जब सो से वाक्य बना एंड सो डिड आई, तो सो इसका मतलब है कि और मैं भी गया। तो सो के बाद देखिए यहां पर इन्वर्जन आया, डिड निकल गया हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड नाइदर डिड यू। तो नाइदर के बाद भी जो वाक्य आ रहा है उसमें भी देखिए इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, वर्ब पहले आया है। शी डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई, नॉर के बाद भी देखिए इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, डिड निकला है पहले, तब सब्जेक्ट आया है। यदि वाक्य के आरंभ में एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हेयर, देयर, इनडोर्स, आउटडोर्स, अप, अवे, आउट से हो तो इन्वर्जन का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट कोई नाउन हो, यदि वाक्य में सब्जेक्ट कोई नाउन हो, जैसे अवे वेंट सिद्धार्थ, नाउन है तो इसमें इन्वर्जन हुआ। देयर गोज निशा, नाउन है, इन्वर्जन का प्रयोग हुआ। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखें। प्रोनाउन रहने पर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले ही आ जाएगा। इसे अवे सी वेंट, सी प्रोनाउन है तो सी पहले आया, वर्ब बाद में। से प्रोनाउन हो तो लिखा हुआ है यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखें, सब्जेक्ट के पहले रखें। प्रोनाउन रहने पर तो एग्जाम्पल देखिए, अवे वेंट राहुल, ये नाउन था, इसमें वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में। लेकिन प्रोनाउन रहने पर जैसे अवे सी वेंट, तो मेन वर्ब तो वेंट हो गया। तो इस स्थिति में प्रोनाउन रहने पर प्रोनाउन को मेन वर्ब के ठीक पहले ही रखा जाता है और नाउन रहने पर वर्ब के बाद उसे रखा जाता है। ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना हो, रिपोर्टेड स्पीच के बाद मतलब पहले ही रिपोर्टेड स्पीच आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ रहा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन अगर होगा तो आरभी का इन्वर्जन की तरह प्रयोग होगा। जैसे लेट अस लर्न इंग्लिश, आरएस पहले आ गया है। सेड राहुल, देखिए यहां पर इन्वर्जन हुआ क्योंकि राहुल नाउन आया है। लेकिन यदि प्रोनाउन यदि होगा तब सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में। जैसे लेट अस लर्न इंग्लिश, आरएस पहले है, आरएस पहले है आपको, तो आर भी, यह तो आपका आर भी हो गया।
अब आर भी नाउन था तब इन्वर्जन हुआ, लेकिन प्रोनाउन रहने पर इन्वर्जन नहीं हुआ क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया, अब वर्ब बाद में। तो कब नहीं हुआ और कब हुआ? डायरेक्ट नरेशन में आर एस पहले आया, आर भी बाद में, तो आर भी का सब्जेक्ट यदि नाउन हो तो इन्वर्जन होगा और प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन नहीं होगा। उसमें सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में, लेकिन नाउन रहने पर वर्ब भी पहले आ गया, इन्वर्जन हो गया, और सब्जेक्ट बाद में। प्रेजेंट अथवा पास्ट के अनरियल कंडीशन को बताने के लिए, प्रेजेंट अथवा पास्ट के अनरियल कंडीशन मतलब ऐसा होना संभव नहीं हो। जैसे यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो ये होना संभव नहीं है। तो जो जिसका जो है जो फुलफिल नहीं किया जा सके तो उसको हम अनरियल कंडीशन कहते हैं, और उस अनरियल कंडीशन को बताने के लिए उस क्लॉज में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। जैसे आप बनाते हैं कि यदि मैं चिड़िया हूं तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं, तो इफ आई वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अब इस वाक्य को आप इन्वर्जन कर सकते हैं, वर पहले निकाल दीजिए, तो यहां पर वर का मतलब ही हो गया यदि या अगर, इफ हट गया तो वर आई ए बर्ड। अब देखिए वर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो ये इन्वर्जन हो गया। वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अब उस वाक्य को भी यदि वह अच्छा किया हुआ होता तो उसे जो है सो पुरस्कृत किया गया होता। तो आप बनाते हैं कैसे? इफ ही हैड डन वेल, इफ ही हैड डन वेल, पास्ट परफेक्ट में इफ ही हैड डन वेल ही वुड हैव बीन रिवार्डेड। तो वैसे भी वाक्य को आप इन्वर्जन कर सकते हैं हैड को पहले निकाल करके। तो हैड का मतलब हो गया यदि या अगर, तो इफ खत्म हो गया, तो हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आया तो इन्वर्जन हो गया। तो हैड ही डन वेल ही वुड हैव बीन रिवार्डेड। तो यहाँ हैड जो आ गया अनरियल कंडीशन में, तो यह इन्वर्जन की तरह प्रयोग हुआ। ठीक है, अब नोट में बात को देखिए। आपने देखा इसमें कि अंडर नो सर्कमस्टांसेज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और कभी आ रहा है अवे वेंट सिद्धार्थ, मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। दो तरह का इन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब कि इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। दो तरह के इन्वर्जन होते हैं। दोनों में क्या अंतर है से देख लीजिए, बहुत आसान है। हार्डली डज ही स्पीक इंग्लिश, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आ जाए तब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब निकले, तो इसको पार्शियल इन्वर्जन कहा जाता है। पार्शियल इन्वर्जन में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब रहेगा, वो पहले निकल जाता है। अब देखिए अप वेंट मोहन, अब इसमें मेन वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट उसके बाद में। तो जब मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट बाद में आए तो इसको हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या हुआ? मेन वर्ब ही पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब कौन है? वेंट, उसके बाद सब्जेक्ट आया मोहन, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। तो इसको देख करके बताइए। आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग ए बेगर, बेगर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले ही देखिए स्टैंडिंग मेन वर्ब आया हुआ है, तो मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब कि यह कौन सा इन्वर्जन हुआ? मेन वर्ब के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, तो यह कौन तरह का इन्वर्जन हुआ? कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है? मूलतः मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और पार्शियल इन्वर्जन में हेल्पिंग मॉडल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तब मेन वर्ब आता है, तो उसको पार्शियल इन्वर्जन
कहते हैं। आशा है कि आप अच्छी तरह से पार्शियल इन्वर्जन में और कंप्लीट इन्वर्जन में अंतर समझे होंगे। इस तरह से आपका एडवर्ब समाप्त हुआ पूर्णतः, जिसको मैंने पार्ट 16 तक इसको बनाया, और आशा करते हैं कि यह चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।